नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुंभ में भगदड़ से काफी लोग मारे गए, सरकार को जानकारी भी नहीं कितने लोग मरे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के वरिष्ठ नेता व सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव व महाराष्ट्र से सपा नेता अबू आसिम आजमी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर देश का प्रतिष्ठित साहित्यिक समापन कार्यक्रम की शुरुआत की। चरागी देर संस्था द्वारा सपा वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। उदय प्रताप सिंह को सम्मानित करने पर अखिलेश यादव ने चरागे देर संस्थान का धन्यवाद किया। उदय प्रताप सिंह नेताजी के शिक्षा के और राजनीतिक के गुरु रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सवाल उठाए। अमूल साइन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर नहीं हुआ है। कुंभ में 60 से 65 वर्ष के बुजुर्ग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारी मांग है इस कुंभ को और लंबा कर देना चाहिए। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, मनीष को राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारियों का बनाया गया है। व्यापारियों की बात लगातार मनीष अग्रवाल उठा रहे थे। सरकार को पता नहीं क्या परेशानी है हमारी मीडिया सेल से। आज पूरी पुलिस बीजेपी की तरह काम कर रही है। पुलिस अपनी वर्दी उतार दे और बीजेपी की टोपी लगाकर बैठे। बीजेपी ने सोशल मीडिया के खिलाफ सपा के द्वारा फिर लगाई गई है। एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि सोशल मीडिया पर अभद्रता करने पर कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। बीजेपी वालों से कुछ करोड़ भी संभाले नहीं जा रहे हैं। कुंभ में भगदड़ से काफी लोग मारे गए, सरकार को जानकारी भी नहीं कितने लोग कुंभ में मरे हैं। नहीं, लेकिन हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। और कार्यक्रम के समापन की औपचारिकता के लिए अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए खत्म नहीं हुआ, ये बिना खत्म नहीं करेंगे। अभी रुक जाओ। लास्ट में कविता सुनाई क्या? अभी सुनवा दें। लास्ट में अभी सुना दीजिए। तो ऐसा था, एक ये और एक इंग्लिश से जो हिंदी की थी आपने उसकी, हाँ यस करेक्ट। देखिए ऐसा है कि जब अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक पुरस्कार दिया, वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार था, रुपयों के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार था। ऐसा था कि नीरज जी को दिया जाना था और नीरज जी के साथ साथ अखिलेश जी ने हमारा भी नाम लिख लिया और वो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार है। वो पैसे के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें जीवन में मिला है। इतना पैसा इकट्ठा हमने कभी देखा भी नहीं। तो नीरज जी ने दिलवाया। हाँ नहीं, वो फिर आपने दिया और उन्होंने दिलवाया। तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मिले, लेकिन आज के पुरस्कार की दूसरी चीज़ है। ये वो बात जो कविता थी वो भी यश भारती पुरस्कार जब नेताजी ने अपने हाथ से हमें दिया, और जैसे आपने अभी कहा वैसे कहा कि कुछ कविता सुना दो, तो उस वक्त फौरन मेरे मुंह से निकल गया कि क्या वक्त है आज उसके ही साए में खड़ा हूँ जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूँ। तो वो मैं उनका टीचर रहा तो मैं बड़ा था उस समय, फिर वो हमारे नेता हुए तब वो बड़े हो गए। तो इस तरह से ये बदलता रहता है और ये ज़माना। और एक बात और ये है कि झंडा गीत में नेताजी ने मुझे बताया कि ये बात आदरणीय माननीय उमा जी और जावेद चौधरी साहब और पीछे शिवराज सिंह और बच्चे रहते हैं और हम उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, ये मेरे ज़िंदगी का, मैं अब 93 साल का हो गया हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। मुझे सूरीनाम से आचार्य की डिग्री जब मिली थी वो भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का क्षण था। कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, यानी कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन
आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि चिरागे दैर एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है? मैं स्वामी जी के बारे में ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूँगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत का बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये मैंने तो अभी कल परसों ही लिखा एक फेसबुक पे कि ये पता नहीं चलता है कि ये लेखक बड़े हैं कि कवि बड़े हैं। इनकी एक किताब है महंगी कविता जो 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपये दुनिया में एक ही किताब होगी। ये इतने बड़े तो कवि हैं। और अगर ये राजनीति पे लिख दें, इन्हें जहाँ पर वेदों का ज्ञान है वहाँ कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, इन्हें बाइबल का भी ज्ञान है। ये बड़े ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं उनका बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति और उनकी संस्था के प्रति और जो उनकी टीम है उन सब के प्रति। और उसमें भी ये एक जुड़ जाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की उपस्थिति में ये दिया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ जो अभी स्वामी जी ने भी प्रकारांतर से कहा कि भारतीय राजनीति के आकाश पर जो सबसे ज़्यादा उज्जवल नक्षत्रों में से उनकी गिनती होती है और उनसे हम उम्मीद करते हैं जो जिस तरह से वो उनके अंदर जो राजनीतिक के नारे गुण होना चाहिए कि राजनीतिक हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी वो उसको हल्केपन से भी इन्होंने कभी अपशब्द किसी से नहीं कहा। आज जबकि राजनीति की भाषा गिर गई है तब अकेले 1, 2, 4 और लोग होंगे जिनको हैं ऐसे हैं जो इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा तो, लेकिन ये विशेष है वो उपस्थित है। उनकी वो कविता उस समय भी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं आप, मोटिवेट करते हैं। और जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है और उसमें से आदरणीय उदय प्रसाद सिंह जी हैं जो सरकार हो चाहे किसी की जो अपनी बात कहनी है इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रसाद जी का सम्मान आपने किया। मैं आपकी संस्था से जुड़े हुए आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई। बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है। मैं अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो देखते हैं पार्टी का काम उनसे कहेंगे कि उनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमारी पार्टी के पेज पे भी चली जाए जिससे बहुत से लोगों को सीखने और समझने का मौका मिल जाए। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे जितने भी गाने बने हैं और आज जो सबसे लोकप्रिय गाने रहे हैं जो पॉलिटिकल मैसेज देते हैं गाने से वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के लिखे हैं। जब नेताजी झंडा गीत बनाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद किया। जो झंडा गीत समाजवादियों का है वो आज भी सबसे बेहतरीन गाना है। जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे आने वाले समय के सामने चैलेंजेस हैं, वो कम समय में बताने का काम अगर कोई करता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का समाजवादी झंडा सॉन्ग। न केवल झंडे के लिए गाने लिखे आपने, नेताजी के बारे में लिखे, समाजवाद के बारे में लिखे। और एक बार मैंने अनुरोध किया था कि जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो हमारी साइकिल पे भी कोई गाना लिख दीजिए। तो पुराने समाजवादियों को पता होगा, जिन्होंने कभी सुना होगा, 2012 से पहले हम लोगों ने एक साइकिल पर भी गाना बनाया था। साइकिल भी है खूब सवारी, दाम दे काम दे भारी। वो गाना अगर किसी ने साइकिल पे लिखा था तो आदरणीय उदय प्रसाद सिंह लिखा था। कभी कभी हम लोग भी उनसे चैलेंजिंग काम करवा लेते हैं क्योंकि जिस समय
चुनाव होने जा रहा था, देश का बड़ा चुनाव। पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई गाना बनाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत AR रहमान का कोई कॉपीराइट लेकर के गाना बनाया था, तो हम लोगों ने भी सोचा कोई गाना बनाया जाए। तो उस समय मैंने एक गाना चूज किया था, ग्रैमी अवार्ड विनर गाना था वो, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। और उस गाने के कॉपीराइट लेकर के उस टेढ़े मेढ़े गाने को अगर धुन और समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी कार्यक्रम से किसी ने अगर जोड़ा था, तो आदरणीय उदय प्रसाद सिंह जी ने वो मन से मुलायम वाला गाना आपने ही लिखा था, जो हम लोगों ने वी डिडंट स्टार्ट द फायर का कॉपीराइट लेकर के विजुअल का गाना लिखा। तो एक तो प्रोग्रेसिव है, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं अगर हम लोग कभी उनसे राय मशवरा लेना चाहें तो उन चैलेंजेस को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए भी हमारे ये मददगार बनते हैं। आदरणीय उदय प्रसाद सिंह जी का स्वास्थ्य बेहतर रहे। आज के समय पर धोखा दे रहे हैं आप अपनी इमेज चमकाने के लिए सोचिए। आप इमेज चमकाने के लिए, दुनिया में वो भी घटना हुई है साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को ये पता लगा कि साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजिशनिंग है वो हमेशा सेम होती है, और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ, क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे ही निकल गया, मायूसी लेकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए, जिससे जनता का ध्यान हटाते। क्या मिला बजट से? यूपी को क्या मिला सोचिए आप। इस सरकार का भी ये सेकंड लास्ट बजट है, और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो MOU कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी। इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है? हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आदरणीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, और सरकार समाजवादियों की। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम करे उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था, और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना, और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं हुई। जहां आजम खान साहब ने काम किया, वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत ना मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेलाधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट था, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीज़ों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीज़ें समय से हुई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बन, कभी पुल वो बन, कभी सब पुल बन। ये तो मैनेजमेंट है इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पे पाबंदी नहीं थी। इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया और बढ़ा दिया।
अब इसमें क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गालिब को नहीं पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ने लगेंगे तो किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। मुझे या मेरे साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं ठीक है, कोई बात अपना ठीक कर दूंगा। देखिए, कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रखा है कि कहाँ व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहाँ व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है, और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई। मेरे पत्रकार साथी, हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में
जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।